दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा किसने कहा था? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 29 जनवरी और 7 फरवरी 1942 को लॉर्ड लिनलिथगो को लिखे पत्र में सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी और गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन के बारे में लोगों के कई मत थे। सरदार पटेल ने आंदोलन के बारे में लिखा, भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एम के गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वामी सहजानंद तथा जवाहरलाल नेहरू में से प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदे अन्नदातारम के साथ समीकृत किसने किया था? तो उत्तर है स्वामी सहजानंद ने। दोस्तों याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद ने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदे अन्नदातारम के साथ समीकृत किया था। वे भारत के राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। वे आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। उनके राजनैतिक जीवन की गतिविधियां बिहार में अधिक संचालित थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट मुख्य रूप से संबंधित था किससे? तो उत्तर है हड़तालों पर रोक से। दोस्तों 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का संबंध मुख्य रूप से हड़तालों पर रोक से संबंधित था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी और 1926 में ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत हड़ताल को वैध मान लिया गया था। लेकिन ट्रेड यूनियन की अधिक सक्रियता के कारण ट्रेड डिस्प्यूट अधिनियम पारित करना पड़ा। इसे मजदूर यूनियन की एकता अवश्य ही प्रभावित हुई थी। अगला प्रश्न है, सतारा, आगरा, दिल्ली और बिलासपुर में से निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? तो उत्तर है दिल्ली। दोस्तों निचली जाति या निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र दिल्ली था और वाल्मीकि आंदोलन का संबंध भंगी जाति से है। 1926 में प्रथम वाल्मीकि सभा का आयोजन दिल्ली में किया गया था। तो प्रश्न है कि प्रथम वाल्मीकि सभा का आयोजन दिल्ली में कब किया गया था? 1926 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी या स्वतंत्र मजदूर दल की नींव किसने रखी थी? तो उत्तर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव बी.आर. अंबेडकर ने रखी थी। इस पार्टी ने 1937 के आम चुनाव में हिस्सा लिया था और इस चुनाव में अनुसूचित जातियों की अधिकांश सीटें भी कांग्रेस ने जीत ली थीं, सिवाय बम्बई के, जहां अंबेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने हरिजनों के लिए आरक्षित 15 सीटों में से 13 पर जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न है, जाति, मजदूर, किसान तथा जनजातीय आंदोलनों में से औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन किससे संबंधित था? तो उत्तर है तेलंगाना आंदोलन किसान आंदोलन से संबंधित था। दोस्तों औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन किसान आंदोलन से संबंधित था। तेलंगाना आंदोलन का जो है 1946 से 1951 तक हुआ था। ये जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों और निजामों के अधिकारों के विरुद्ध था। तो याद रखिएगा, तेलंगाना आंदोलन किसान आंदोलन था। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन को पवित्र युद्ध किसने कहा था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने।
दोस्तों सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन को पवित्र युद्ध कहा था और बहावी आंदोलन के एक नेता मौलवी अब्दुल अजीज़ ने यह फतवा जारी किया कि भारत एक दारुल हर्ब है और इसे दारुल इस्लाम बनाने की आवश्यकता है। इसी दौरान बरेलवी ने ब्रिटिशों और अन्य गैर मुस्लिम सेनाओं के विरुद्ध पवित्र युद्ध में क्षेत्रीय मुसलमानों को सहयोग देने के लिए कहा था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो फजलुल हक। दोस्तों बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना फजलुल हक के द्वारा की गई। इनका पूरा नाम मौलवी अब्दुल कासिम फजलुल हक था। इन्हें बंगाल के टाइगर के रूप में भी जाना जाता था। ये बंगाल यानी पूर्वी पाकिस्तान के मुख्यमंत्री रहे थे और अप्रैल 1936 में इन्होंने कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है बंगाल के टाइगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो फजलुल हक को बंगाल टाइगर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो NM जोशी ने। याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो गठन है NM जोशी के द्वारा किया गया था और 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बम्बई में स्थापित की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और CR दास 1923 में लाहौर कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1929 में नागपुर कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। मोतीलाल नेहरू अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रधान नहीं रहे। तो याद रखिएगा दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी के द्वारा 1920 में बम्बई में की गई थी। अगला प्रश्न है व्हील ऑफ हिस्ट्री। व्हील ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास चक्र किसकी रचना है? तो प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक और विचारक राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है व्हील ऑफ हिस्ट्री। अगला प्रश्न है दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था कब? तो ये तिथि 23 मार्च 1940। दोस्तों 23 मार्च 1940 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक पृथक देश के रूप में पाकिस्तान संकल्प पारित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, अच्युत पटवर्धन तथा वल्लभ भाई पटेल में से इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है वल्लभ भाई पटेल ने। दोस्तों याद रखिएगा कि 1935 में उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार कब गठित की थी? तो उत्तर है 21 अक्टूबर 1943 को। दोस्तों ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार यानी आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग के विचार का उद्भव कब से हुआ था? तो 1920 के बम्बई खिलाफत सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था। 1920 में बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग के विचार का प्रारंभ हुआ और उसके बाद 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तर है पूना में। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज या सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया था और स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था कब? तो ये तिथि थी 31 दिसंबर 1929 को। दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया और स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया था। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय कर्मचारी और किसान दल अस्तित्व में आया था कब? तो 1928 में। दोस्तों 1928 में अखिल भारतीय किसान और कर्मचारी दल की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में एंटी कार्लाइल सर्कुलर किसके द्वारा जारी किया गया था? तो उत्तर है कृष्णचंद्र मिश्र के द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए कि कार्लाइल सर्कुलर जो है ये बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से संबंधित है। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। कर्जन ने अक्टूबर 1905 में कार्लाइल सर्कुलर जैसे कदम उठाए, जिसके तहत जिला कलेक्टरों को आदेश दिया गया कि कॉलेज के छात्र यदि आंदोलन में भाग लेते हैं तो उनकी सहायता राशि बंद की जाए। और इसी कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में एंटी कार्लाइल सर्कुलर कृष्णचंद्र मिश्र द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कनिंघम सर्कुलर जारी हुआ था कहाँ पर? तो उत्तर है असम में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कनिंघम सर्कुलर असम में जारी हुआ था। अगला प्रश्न है गणेश वासुदेव जोशी, एम.जी. रानाडे, रविन्द्रनाथ टैगोर और बालेंद्र नाथ टैगोर में से हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में किसने भाग लिया था? तो गणेश वासुदेव जोशी ने। दोस्तों आप जान लीजिए गणेश वासुदेव जोशी महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा किए गए सार्वजनिक कार्यों के कारण उनको सार्वजनिक काका कहा जाने लगा था। उन्होंने देसी व्यापारोत्तेजक मंडल की स्थापना करके स्याही, साबुन, मोमबत्ती, छाते आदि स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करने का प्रोत्साहन दिया और इनकी बढ़ती सार्वजनिक लोकप्रियता के फलस्वरूप इन्हें 1877 में आयोजित शाही दरबार में आमंत्रित किया गया, जिसमें इन्होंने स्वयं के द्वारा बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में हिस्सा लिया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में से कार्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित है? तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से कार्लाइल सर्कुलर का संबंध है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कार्लाइल सर्कुलर का संबंध बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से है। और आप जान लीजिए दोस्तों बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर शिक्षण संस्थानों से संबंधित था और इस बायकाट और स्वदेशी आंदोलन की जान छात्र और नौजवान थे। इसलिए सरकार ने छात्रों को इस आंदोलन से दूर करने के लिए कई जरूरी कदम उठाए थे। दोस्तों आप जान लीजिए कि कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में कृष्णचंद्र मिश्र ने एंटी कार्लाइल सर्कुलर जारी किया था, जिसके सचिव सचिंद्र प्रसाद बसु थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 में नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों ये असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य थे। अगला प्रश्न है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो उत्तर है इलाहाबाद में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आप जान लीजिए दोस्तों बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा या आह्वान ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड में से बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए किसे याद किया जाता है? तो उत्तर है बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग के समय में निरस्त हुआ था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया और दिल्ली दरबार में ही, तिथि याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 को
सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। और आप जान लीजिए कि ये जो है बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग को उत्तरदायी या लॉर्ड हार्डिंग को याद किया जाता है। और 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन में विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो बंगाल के छात्र दोस्तों ये स्वदेशी आंदोलन में विशिष्ट भूमिका निभाने वाले थे। स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? तो सांस्कृतिक क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था स्वदेशी आंदोलन का। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणेश वासुदेव जोशी समाज सुधारक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे कहाँ के? तो उत्तर है महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे गणेश वासुदेव जोशी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था कब? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अगला प्रश्न है, 1920 में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने। और 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था कब? तो अक्टूबर 1934 में। याद रखिएगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन अक्टूबर 1934 में बंबई में हुआ था। इस सम्मेलन में पार्टी का संविधान और कार्यक्रम निश्चित हुआ। इस पार्टी के प्रमुख नेताओं में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो बंबई में हुआ था। अगला प्रश्न, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? तो ये था सेंट जेम्स पैलेस। दोस्तों सेंट जेम्स पैलेस ये लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला और इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंबई में नौ सैनिक विद्रोह घटित हुआ था कब? तो फरवरी 1946 में। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई, जब बंबई के HMS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिरोध में हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हड़ताल किया और आप जान लीजिए कि 24 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण करते हुए विद्रोहियों ने कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। अगला प्रश्न है, बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर कहाँ भेजा गया था? तो उत्तर है सेलुलर जेल, अंडमान। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास गिरफ्तार हुए थे। जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल की और 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 1929 में उनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों भगत सिंह और राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल, अंडमान भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, रामप्रसाद बिस्मिल, AC बोस, जतिन दास और खुदीराम बोस में से जेल में अनशन करते हुए जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी तो ये थे जतिन दास। कालिप राज सम्मेलन का संबंध किससे है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। कालिप राज सम्मेलन का संबंध किससे है?
तो ये बारदोली सत्याग्रह से है। और कालीपराज यानी अश्वेत जन सम्मेलन का संबंध बारदोली सत्याग्रह से है। बारदोली की महिलाओं ने इस आंदोलन के सफल संचालन के लिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी और बारदोली में लगान वृद्धि 30% से घटाकर 6.03% कर दी गई थी। बारदोली की औरतों ने पटेल के नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें किस उपाधि से विभूषित किया था? तो सरदार के। और देखिए दोस्तों, त्रिपुरा, पुणे, केरल और मोमन सिंह में से मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजनी नायडू ने नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था। तो भारत सरकार के नामित सदस्य के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजनी नायडू ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? तो ये था कैसर ए हिंद की उपाधि। दोस्तों आप जान लीजिए कि असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी तथा भगत सिंह में से भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक किसे कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है। और आप जान लीजिए कि सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए, लेकिन इसका उचित प्रभाव हुआ था। अगला प्रश्न है, उमा नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, स्वरूप रानी नेहरू और हंसा मेहता में से 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में भारतीय महिला मंत्री कौन बनी थी? तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। और सोवियत संघ के लिए स्वतंत्र भारत की पहली राजदूत कौन बनी थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों सोवियत संघ के लिए भारत की पहली महिला राजदूत बनी थी। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, रामचंद्र और तिलक में से खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। दोस्तों 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी, भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी और इस मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष के परिणाम स्वरूप हुआ था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। महिला, श्रमिक, किसान और दलित में से 1932 के पूना समझौते से प्रत्यक्षतः प्रभावित हुए थे कौन? तो दोस्तों पूना समझौते से दलित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे। सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट और रमाबाई रानाडे में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जिस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया? तो ये थी एनी बेसेंट और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया था, किस कारण? तो चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक नई पार्टी बनाई थी, किसके नेतृत्व में? तो उत्तर है चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। केंद्रीय विधानमंडल में स्वराजियों के नेता कौन थे? तो ये थे मोतीलाल नेहरू। और आप देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे। विनोबा भावे दोस्तों जो है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे और अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था और ये सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे?
तो सुभाष चंद्र बोस। और 2 आईएनए मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था कहाँ थे, तो इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज के 2 मुख्यालय, एक रंगून में और एक सिंगापुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी तो 3 जून 1947 को। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी कब, तो उत्तर है 12 मार्च 1930 को। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी और उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा कब प्रारंभ किया गया था, तो ये था 1930 में। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, हिंदू और मुस्लिम भारत की 2 आंखें हैं, ये कथन किसका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदू और मुसलमान भारत की 2 आंखें हैं, ये कथन सर सैयद अहमद खान का है। सर सैयद अहमद खान के अनुसार हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान रूपी खूबसूरत दुल्हन की 2 आंखें हैं, उनमें से किसी एक की कमजोरी दुल्हन की सुंदरता को खराब कर देगी। हिंदू और मुस्लिम मेरी 2 बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, ये कथन किसका है, तो ये बैमफील्ड फुलर का कथन है। दोस्तों पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बैमफील्ड फुलर ने बंगाल विभाजन पर मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में उल्लेखित किया था। गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना, माउंटबेटन और लॉर्ड इरविन में से CR फार्मूला यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी, तो उत्तर है दोस्तों गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि माउंटबेटन ने दी थी। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी, तो उत्तर है पूना में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव NC केलकर थे। तिलक के द्वारा स्थापित लीग के कमेटी के सदस्यों में GR खापर्डे, BS मुंजे और RP करंडीकर चुने गए थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार तक फैला हुआ था। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कब की थी, तो 1917 में। दोस्तों सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की और लीग के बढ़ते प्रभाव और चारों ओर से दबाव महसूस कर भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 में ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पारित कर भारत में उत्तरदायी शासन की बात कही और इसके परिणाम स्वरूप अगस्त 1917 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था, तो भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था, तो ये तिथि थी दोस्तों 24 सितंबर 1932 को। सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में कहाँ पर हुआ था, तो ये लंदन के जेम्स पैलेस में हुआ था और इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रॉयल गैलरी में एक संक्षिप्त समारोह के साथ किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांडी कहाँ पर स्थित है, तो दांडी नवसारी में स्थित है। अगला प्रश्न है, CF एंड्रयूज, RR पामर, बेब मिलर और एंथनी ईडन में से धरसाना नमक धरने का वृहद विवरण किसने दिया है, तो बेब मिलर नामक पत्रकार ने धरसाना धरने का विवरण दिया है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
जी.के. गोखले, एम.के. गांधी, बी.जी. तिलक और बी.आर. अम्बेडकर में से प्रारंभिक शिक्षा संघ को किसने स्थापित किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रारंभिक शिक्षा संघ या तालीमी संघ को किसने स्थापित किया था? तो सही उत्तर है प्रारंभिक शिक्षा संघ जो है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, इसका गठन कब हुआ था? तो 30 सितंबर 1932 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, इसका गठन 30 सितंबर 1932 को हुआ था। इसके संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला और सचिव अमृतलाल ठक्कर थे। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ये घनश्याम दास बिड़ला थे। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों सरोजनी नायडू ने। याद रखिएगा, सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सुमेलन करना है। देशबंधु चित्तरंजन दास, बसंती देवी, लाला लाजपत राय राधा देवी, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू की पत्नी स्वरूप रानी, इस तरह से इसका सुमेलन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपको बताना है। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। याद रखिएगा, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा करने के लिए एक संवैधानिक आयोग के गठन करने का प्रावधान था और इस आयोग को ये देखना था कि ये अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा है और उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति किया है। लेकिन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए 2 वर्ष पहले ही 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था। इसलिए भारतीयों ने इसको व्हाइट कमीशन या व्हाइट मैन कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार था? तो लॉर्ड बर्किनहेड। दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए लॉर्ड बर्किनहेड जिम्मेदार था। और आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में वायसराय लॉर्ड इरविन के समय में हुई थी और अनुदार दल की सरकार में भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो सामान्यतः भारत के सभी लोगों के लिए मान्य हो। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड जिम्मेदार था। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था किसके सुझाव पर? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। दोस्तों लॉर्ड इरविन के सुझाव पर साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा गया था। और आप जान लीजिए, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा और इसका हर जगह विरोध हुआ। भारतीयों को इसकी सदस्यता या इसका सदस्य नहीं बनाया गया था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन या व्हाइट मैन कमीशन कहकर इसका बहिष्कार और विरोध किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1 जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।